Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज के अभी जो हमारी सेशन है करंट अफेयर्स की, इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं एंड वन लाइनर फैक्ट्स है। उसके बाद हम लोग एट द एंड MCQs पे आएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फैक्ट कौन सा है। राष्ट्रपति मुर्मू नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 देंगी। ठीक है, भूमि सम्मान। अब हमें देखना क्या है कि आखिर भूमि सम्मान होता क्या है यह भूमि सम्मान। ओके, चलिए भूमि सम्मान। भूमि सम्मान जो है यह 9 राज्य सचिव और 68 जो जिला कलेक्टर हैं, ओके यानी डीएम जो होते हैं, और जो सचिव हैं 9, कितने सचिव हैं? 9 राज्य सचिव और जिला कलेक्टर को उनकी टीमों के साथ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, भूमि सम्मान किसके द्वारा, भूमि सम्मान किसके द्वारा दिया जा रहा है? सवाल अगर ये बने कि किसके द्वारा दिया जा रहा है, लाइक जैसे अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, किनके द्वारा है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह दिया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर, किस स्थान पे? नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में भूमि सम्मान जो है वो देंगी। तो अब हमें देखना क्या है कि आखिर भूमि सम्मान क्या है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स भूमि सम्मान है, मतलब किस ना क्या है, यह भूमि से ही जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़ा हुआ है। तो ये है क्या, अभी क्या किया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स, पहले क्या होते थे, जो लैंड रिकॉर्ड्स होते थे वो बाई हैंड रिटन होते थे, है ना, कि किसकी कितनी जमीन है, किसका कितना रकबा है, ये सब किस में होता था? हैंड रिटन होते थे। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, एक डिजिटली कर दिया गया। कोई कहीं से भी बैठ करके, सपोज कुछ लोग होते हैं कि अपने प्लेस पे नहीं होते हैं, है ना, और उनकी जमीन क्या होती है, उनकी जमीन जो है गाँव में है, तो किस तरह से जानेंगे अपनी जमीन का बारे में, कैसे जान पाएंगे? तो क्या कर दिया गया है, डिजिटल इंडिया। ओके, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया क्या हो गया? डिजिटल इंडिया तो चलिए एक प्रोग्राम जो चल रहा है सो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ क्या कर दिया गया, जो लैंड रिकॉर्ड्स उसको अब डिजिटली कर दिया गया है। यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्टता हासिल की है। ओके, कुछ ये बीच में चल भी रहा था, विलेज एरिया में जो सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है और जितने भी लैंड से उन सबको डिजिटलीकरण उसका हो रहा था। तो ये इसी के तहत क्या किया गया है, भूमि संसाधन विभाग ने, किस विभाग ने? भूमि संसाधन विभाग ने क्या किया है, पूरे भारत में, ओके पूरे भारत में 94% कितना करीब कर लिया है इसने, लक्ष्य हासिल कितना कर लिया है? 94% इसने डिजिटलीकरण का लक्ष्य जो है इसने हासिल कर लिया है। किसके द्वारा है? भूमि संसाधन विभाग, ओके लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट, लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा। क्लियर? इसका लक्ष्य क्या है? अभी 94% हो चुका है और आगे का टारगेट कितना रखा है कि 31 मार्च 2024 तक, यानी अभी जुलाई अगर आप देख रहे हैं तो करीब 8 से 9 महीने में, ठीक है, कितना है, 2024 तक भारत के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मुख्य घटकों की क्या की जाएगी? 100% प्राप्त करना है। ठीक है, अभी कितना है? 94% है और इसको बोला है कि 31 मार्च 2024 तक इसको कितना किया जाएगा, जो डिजिटलीकरण है कितना किया जाएगा? 100% कर लिया जाएगा। ओके, चलिए अब ये हो गई हमारी लैंड सम्मान, जो भूमि सम्मान है उससे संबंधित हो गया। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। तो सबसे पहला सवाल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे महत्वपूर्ण जो बनता है, किसके द्वारा? तो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किसके द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा। ठीक है, नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्यात तैयारी सूचकांक को जारी किया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? पहला सवाल तो ये हो गया। तो नीति आयोग के द्वारा क्या है? निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट का ये 3rd एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन है। अब नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? श्री सुमन बेरी, ये नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। कब हुआ था इसका गठन? 1 जनवरी 2015। ओके, उसका उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी, उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए
अब इस रिपोर्ट की जो निर्यात तैयारी सूचकांक है उसमें देख लेते हैं इस इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे, कौन सा द्वितीय स्थान पे। प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से, किसके सहयोग से किया गया है? प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से यह किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें बात क्या की गई है कि नीति आयोग द्वारा जो नीति तैयारी सूचकांक है उसको जारी किया गया है। सहयोग किसका लिया गया है? प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान, इसके सहयोग से नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक को जारी किया गया है। अब इस जो सूचकांक इंडेक्स है, इस इंडेक्स में तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर है, तमिलनाडु शीर्ष पर है, और ये वह तमिलनाडु है जिसका बोला जाए निर्यात में, यानी निर्यात तैयारी सूचकांक में, तो निर्यात से ही यहाँ पर एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, ओके, तमिलनाडु किस पे शीर्ष पर है? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं ना उसके निर्यात में, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तमिलनाडु क्या है? शीर्ष पर है। ठीक है, तमिलनाडु शीर्ष पर है। टोटल अगर निर्यात तैयारी सूचकांक जो की गई है, टोटल की बात की जाए, समग्र की बात की जाए, तो उस निर्यात तैयारी में तमिलनाडु तो शीर्ष पर है ही, इसके साथ ही यह इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी यह शीर्ष पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर भी यह शीर्ष पर है। ओके, चलिए, तो ये हो गई फर्स्ट। अब सेकंड पोजीशन पर कौन है? महाराष्ट्र, और थर्ड पर कर्नाटका क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज़ ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तमिलनाडु फर्स्ट पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। तो सेकंड पे कौन है? सेकंड पोजीशन पर कौन है? तो कर्नाटक। सेकंड पोजीशन पर कौन है? यहाँ पर यूपी है। ओके, यूपी है सेकंड पोजीशन पर। थर्ड पर कौन है? कर्नाटका। कर्नाटका जो है यह आपका थर्ड पर है, कर्नाटका थर्ड पर है। ओके, एंड फोर्थ पर आपको कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये किस पे है? फोर्थ पे है। अब बात आती है, अब बात किसकी आती है? आप यहाँ देख रहे हैं समग्र जो निर्यात तैयारी सूचकांक है उसमें महाराष्ट्र जो है वो कर्नाटका को पीछे छोड़ दिया, यानी महाराष्ट्र जो है सेकंड पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन पर आपका कर्नाटक चला गया है। इंपॉर्टेंट जो है नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्टिकुलर अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो तमिलनाडु शीर्ष पर है, कर्नाटका थर्ड में, उसके नीचे महाराष्ट्र है। बट अगर समग्र निर्यात की बात की जाए तो उसमें महाराष्ट्र ऊपर हो जा रहा है और कर्नाटका जो है आपका वो थर्ड पोजीशन पे चला जा रहा है। इसको ध्यान रखना है। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? गुजरात और हरियाणा जो है ये चौथे और पांचवें स्थान पर है। ओके, गुजरात और हरियाणा जो है यह चौथे और पांचवें स्थान पे है। तो यहाँ क्या कीजिएगा आप लोग, रियली पूरे पांचों का नाम को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरे पांचों का नाम का, क्योंकि गुजरात जो है उसका भी निर्यात में हमेशा वो आगे ही रहा है, बट यहाँ पर इसकी पोजीशन कितनी है? फोर्थ पोजीशन पर है गुजरात। ओके, फोर्थ पोजीशन पर, और हरियाणा फिफ्थ पोजीशन पे है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हरियाणा से बात की जाए तो हरियाणा में चाहे यहाँ पे छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि निर्यात तैयारी सूचकांक में इसको और कोई न्यूज़ यहाँ पे ना डाले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ईपीआई, ईपीआई, ईपीआई का क्या मतलब हुआ? एक्सपोर्ट, ईपीआई है ना, एक्सपोर्ट जो इंडेक्स है। ओके, एक्सपोर्ट जो इंडेक्स किया गया है ईपीआई, इस इंडेक्स में जो इसके चार स्तंभ है, ठीक है, इस निर्यात तैयारी सूचकांक के क्या है? चार स्तंभ है। और चार स्तंभ कौन कौन से हैं? चार स्तंभ, एक नीति है, दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, थर्ड है आपका निर्यात इकोसिस्टम, एंड फोर्थ है आपका निर्यात परफॉर्मेंस। ओके, निर्यात परफॉर्मेंस, निर्यात परफॉर्मेंस, यानी ये जो कह सकते हैं हम जो निर्यात सूचकांक है, ठीक है, 2022 इस रिपोर्ट में इसके चार स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? नीति है, बिजनेस इकोसिस्टम है, निर्यात इकोसिस्टम, बहुत आसान हो जाएगा, बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात इकोसिस्टम, और इसके साथ ही निर्यात परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का क्या हो गया है? 79 ईयर्स की एज में उनका निधन हो गया है। ठीक है, ओमान चांडी ये क्या है? 2004 से लेकर के 2006 और 2011 से लेकर के 16 तक
2 बार ये केरल के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर केरल के पूर्व सीएम जो है ओमान चांडी, इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, इनका निधन हो गया है। तो सवाल बनेगा कि जो ओमान चांडी हैं वो किस राज्य के सीएम रह चुके थे, ठीक है, किस राज्य से इनका संबंध था, तो वो केरल के सीएम थे, ठीक है, केरल के सीएम थे। तो इनका कब से कब तक थे ये, सेकंड अगर इस क्वेश्चन में बाय चांस सब क्वेश्चन दे दे बाय चांस, तो कब से कब तक थे ये, तो 2 टाइम सीएम वहां के सीएम रह चुके हैं, 2 टाइम्स, कब से कब तक, 2004 से लेकर 2006 और 2011 से लेकर के 16 तक 2 बार केरल के ये सीएम रह चुके हैं। ओके, चलिए, संयुक्त राष्ट्र से, और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि संयुक्त राष्ट्र से इन्होंने क्या किया, यानी यूएन से जो सार्वजनिक सेवा के लिए, किसके लिए, सार्वजनिक सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले या एक सिंगल भारतीय हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र से सार्वजनिक सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय मुख्यमंत्री है ये। ओके, एकमात्र, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जो केरल के सीएम को लेकर के ओमान चांडी का जो निधन हो गया है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्या है, संयुक्त राष्ट्र से सार्वजनिक सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र ये क्या है, भारतीय मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, विक्टोरिया राज्य। मैप में आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे मैप में आप लोग देख रहे हैं विक्टोरिया। चलिए मैं इसको व्हाइट पेन से कर देती हूँ। ठीक है, विक्टोरिया काफी नीचे है, मैं अभी जस्ट लोकेट कर रही हूँ विक्टोरिया। ओके, ये हो गया आपका विक्टोरिया। ये मैप किसका हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। अगर यहाँ पर क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ है, मोदी जी दौरा करके भी आए हैं। जब मोदी जी जापान गए थे तो वहाँ पे क्या किए हैं, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके भी आए हैं। अच्छा, जब वो जापान गए थे, जापान ऑस्ट्रेलिया का जब उनका विदेश दौरा था, तो उस समय में G7 का एक सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन कहाँ हुआ था ये बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। ओके, जो G7 का सम्मेलन किया गया था वह कहाँ हुआ था, क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग को ध्यान क्या रखना है, ये हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड क्वींसलैंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो न्यू साउथ वेल्स हो गया, एंड ये है विक्टोरिया। ये मैंने राउंड अप किया हुआ है, ये है आपका विक्टोरिया। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया राज्य है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की, कौन सा राज्य, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य। सबसे पहला थिंग तो ये, कब, तो 2026 यानी 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसके पीछे क्या रीजन है, देखते हैं। तो क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं करेगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि क्योंकि इसने अनुमान से अधिक व्यय के कारण यह खेलों की मेजबानी नहीं करेगा। अनुमान से अधिक व्यय के कारण यह खेलों की मेजबानी नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए इस यहाँ पे क्या याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ विक्टोरिया राज्य को याद रखिएगा, क्योंकि पूरे ऑस्ट्रेलिया को बैंड नहीं किया है, विक्टोरिया राज्य को उसने पार्टिकुलर क्या किया है, बैंड कर दिया है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रमंडल खेल जो है कब होते हैं, प्रत्येक 4 साल में होते हैं, प्रत्येक 4 साल में इसका आयोजन होता है। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में गोल्ड कोस्ट, लास्ट टाइम जो हुआ था कब, गोल्ड कोस्ट 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेलों की मेजबानी की थी। ओके, इसके साथ ही 2022 का राष्ट्रमंडल खेल, क्योंकि प्रत्येक 4 साल पे होता है, 2018 में हुआ है, 2022 में हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि 2018 में जो हुआ वो कहाँ हुआ, 2018 में कहाँ हुआ, गोल्ड कोस्ट 2018 में गोल्ड कोस्ट। 2022 में जो ये खेल कहाँ किया गया, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, या इंग्लैंड याद रखे रहे, 2022 में कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। विक्टोरिया दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ है, मेलबर्न। इसकी राजधानी मेलबर्न है, इसकी राजधानी कहाँ है, मेलबर्न है। क्लियर, तो आपके सामने 3 ईयर का आ गया, 2018 का भी आ गया, राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, 2022 का, और 2026 में क्या होगा कि ये आपका विक्टोरिया जो है वो उसमें मेजबानी नहीं करेगा। ओके, विक्टोरिया राज्य, क्योंकि इसका व्यय जो है वो अधिक हो गया है। चलिए, नेक्स्ट है, चीन ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित क्या किया है, इसने एक रॉकेट को लॉन्च किया है। ठीक है, मीथेन से संचालित हुआ है रॉकेट। अब तक क्या होता था कि हाइड्रोजन वगैरह यूज होता था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि मीथेन का यूज किया है।
चीन ने। तो सबसे पहले क्या है कि मीथेन द्वारा संचालित रॉकेट का यूज जो है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया है। मीथेन द्वारा संचालित रॉकेट का जो लॉन्च किया गया है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया है, तो यह चीन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है ये, तो ध्यान रखना है चीन। चीन ने क्या किया है? दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में यह लॉन्च किया है, अंतरिक्ष में इसने लॉन्च किया है। चीन की ओबिकॉन, चीन की एक निजी कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन जो है इसने लॉन्च किया है। ओके, मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट को लॉन्च किया है। चलिए, इसके साथ और क्या है? यह जो रॉकेट है, ओके, इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम क्या है? तो इस रॉकेट का नाम है जुके 2 वाहक। ठीक है, जुके 2 वाहक रॉकेट ने उत्तर पश्चिमी चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उड़ान भरी है। अगर आपको बस ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उड़ान भरा है, उत्तर पश्चिमी चीन की कोई आवश्यकता नहीं है। और रॉकेट कौन सा है? मीथेन संचालित करने के लिए, मीथेन संचालित जिस रॉकेट जो अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, तो वो रॉकेट है कौन सा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम को ध्यान रखिएगा, जुके 2 वाहक रॉकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुके 2 वाहक रॉकेट। ओके, अभी हाल में ही चंद्रयान 3 के लिए कौन सा रॉकेट को यूज किया गया था? चंद्रयान 3 के लिए कौन से रॉकेट को यूज किया गया है? तो LVM-3 है। चंद्रयान 3 के लिए LVM-3M4। ओके, LVM-3M4। तो मीथेन से चलने वाले इस रॉकेट को क्या बोला जा सकता है? मैथालॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, या ईंधन के रूप में क्या है, यानी फ्यूल के रूप में क्या यूज कर रहा है? मीथेन, और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो कहने का यह है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन यूज नहीं किया है, मीथेन और तरल लिक्विड ऑक्सीजन का यूज कर रहा है ये। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? मीथेन और तरल ऑक्सीजन। ओके, लिक्विड ऑक्सीजन का यूज कर रहा है। मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है। मीथेन क्या है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ओके, CH4। चलिए, अब यहाँ पर इसके साथ एक क्वेश्चन तो यहाँ सोच रही हूँ पूछूं कि ना पूछूं, है ना? पूछूं कि ना पूछूं ये सोच रही हूँ। चलिए, रहने देती हूँ। मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है। मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है जिसे प्राकृतिक गैस जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है। ओके, तो याद रखिएगा, मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है। ओके, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। चीन ने क्या किया था? 2030 तक चंद्रमा पर 2 रॉकेट भेजने की योजना की घोषणा भी की है। चंद्रमा पर 2 रॉकेट जाएगा कब? 2030 तक इसने एक लक्ष्य अपना रखा है कि 2030 तक की चंद्रमा पर 2 रॉकेट भेजने की घोषणा भी की है। एक रॉकेट जो जाएगा, एक रॉकेट अंतरिक्ष यान को ले जाएगा। एक किसको लेके जाएगा? अंतरिक्ष यान को लेकर के जाएगा, अंतरिक्ष यान को। और जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, एक अंतरिक्ष यान को ले जाएगा जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, और जबकि दूसरा अंतरिक्ष यात्रियों को, ओके, ये लेकर के जाएगा। 2 रॉकेट किसके लिए है? एक अंतरिक्ष यान को लेके जाएगा, और दूसरा है जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको लेकर के जाएगा। ठीक है, अब रहा सवाल चीन का। तो चीन का जो व्यापार के क्षेत्र में अगर बोला जाए, तो चीन की व्यापारिक भागीदारी में भारत के साथ ही किस पोजीशन पे आ गया है? 2nd पोजीशन पर। ठीक है, चीन की वर्तमान में, बस एक फैक्ट, एडिशनल फैक्ट है इसलिए ध्यान रखिएगा, एडिशनल फैक्ट है कि चीन की अगर बात की जाए चीन की भागीदारी की बात की जाए, ठीक है, व्यापारिक भागीदार पे, एडिशनल फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, व्यापारिक भागीदार। भारत के साथ अगर बात की जाए इसकी व्यापारिक भागीदार में, तो किस पोजीशन पर है? व्यापारिक भागीदारी इसकी भारत के साथ में किस पोजीशन पर है? 2nd पोजीशन पर आ गया है। चीन 2nd पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, भारत के साथ, मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, भारत के साथ व्यापारिक भागीदार में किस में आ गया है? यह 2nd पोजीशन पर है।
किसको पीछे इससे आगे कौन निकल गया, यानी इसको चीन को किसने पीछे छोड़ दिया है, अमेरिका ने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अमेरिका का नाम, ठीक है, अमेरिका। थर्ड पोजीशन पर कौन है, यूएई। यूएई ये क्या है, थर्ड पोजीशन पर है। और फोर्थ पर आपका सऊदी अरब है। फोर्थ पर आपका क्या है, सऊदी अरब है, ठीक है। व्यापारिक भागीदार में, भारत के साथ व्यापारिक भागीदार में ये सिचुएशन जो है, ये जो रैंकिंग आप देख रहे हैं इस प्रकार से है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है, भारत ने 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, 27 पदक जीते हैं। भारत ने कितने, टोटल 27 पदक जीते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने कितने, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं। सवाल तो इस पे भी बन सकता है कि टोटल कितने पदक जीते हैं, किसमें, भारत ने, किसमें, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अब उस 27 पदक में कितने हैं आपके, 6 गोल्ड हैं। गोल्ड कितने हैं, 6 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 9 जो है आपके ब्रॉन्ज हैं, यानी 6 गोल्ड। ये 6 ऐसा लिखा गया है और जी को भी ऐसा लिखते हैं, तो याद रखना आसान हो जाएगा कि 6 को भी हमने ऐसे ही लिखते हैं और जी को भी ऐसे। तो 6 गोल्ड है, 12 सिल्वर है एंड 9 आपका, 9 क्या है, ब्रॉन्ज है, 9 ब्रॉन्ज है। ओके, चलिए भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। भारत जो है पदक तालिका में, यह जापान का टोटल कितना है, जापान को कितने पदक है, 37 और चीन को कितने हैं, 22, ठीक है, चीन को कितने हैं, 22 के बाद यह तीसरे स्थान पर है। भारत जो है पदक तालिका में जापान का कितना है, 37 और चीन का कितना है, 22 के बाद ये तीसरे स्थान पर है। आखिर इसके पास तो 27 पदक है और चीन के पास 22 है, तो ये तीसरे स्थान पर कैसे हो गया। तो हम लोग वहाँ पे गोल्ड को देखते हैं कि किसको कितनी गोल्ड मिली है, ठीक है, गोल्ड काउंट होता है। तो इसके पास कितना है, 6 गोल्ड है ना। चलिए, भगवान हनुमान को थाईलैंड के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर के रूप में क्या किया, चुना गया था। तो अगर बोला जाए किसे चुना गया, तो भगवान हनुमान को क्या किया गया है, थाईलैंड के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शुभंकर के रूप में चुना गया है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, शुभंकर के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है, शुभंकर के रूप में चुना गया है। ओके, चलिए, नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लॉन्च किया। अगेन नीति आयोग से संबंधित एक दूसरा रिपोर्ट भी आ गया। इससे पहले नीति आयोग ने निर्यात का सूचकांक को जारी किया है ना, निर्यात सूचकांक को जारी किया। अभी उसने क्या किया है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 को इसने लॉन्च किया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था आपको, यूएनडीपी के द्वारा भी क्या किया गया था, यूएनडीपी ने क्या किया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उसने भी जारी किया था, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा, जिसमें 15 वर्षों में 415 मिलियन जो लोग हैं, ये क्या है, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कितना, 415। उसका आंकड़ा कितना था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको पहले, ठीक है, उसे मैं पहले लिख दे रही हूँ कि यूएनडीपी ने जो जारी किया था, यूएनडीपी के द्वारा जो जारी किया गया था, यूएनडीपी ने जो जारी किया था उसमें 15 वर्षों में, यानी 15 इयर्स में कितने जो है गरीबी से बाहर आए थे। गरीबी से बाहर कितने आए हैं, 415 मिलियन। कितने हैं, 415 मिलियन। इतने लोग जो हैं वो क्या है, गरीबी से बाहर आए, 415, ये ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट किसकी है, ये रिपोर्ट है यूएनडीपी, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है, 415 वाला 15 वर्षों में। अब हम लोग जो देख रहे हैं वो किसका है, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है, इसमें देख लेते हैं कि ये कितना बताता है कि कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, नीति आयोग। ओके, अब देख, अगेन नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार
ये ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा बाय मिस्टेक यहाँ पे एक वर्ड आ गया था, उसको नहीं देखना है, इस होना चाहिए था जहाँ पे बस हो गया बाय मिस्टेक। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में कितना बोला गया है, 2015-16 और 2019 से 21 के बीच में, ठीक है, 2015-16 से और 2019 से 21 के बीच में कितने मिलियन है, 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। 13.5, ओके, यहाँ पे नीति आयोग बोलता है 13.5 है, लेकिन यूएनडीपी की रिपोर्ट कितना बोलती है, 415। ओके, चलिए, इतने मिलियन लोग हैं, यानी 41.5, ठीक है, 41.5। अगर करोड़ की बात की जाए तो कितना आ जाएगा, 41.5 करोड़ लोग, और यहाँ पर कितने हैं, 13.5। अगर इसमें उसको मिलियन में बात की जाए तो 135 मिलियन, ओके, 135 मिलियन। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या किया गया है। इस नीति आयोग को जो जारी किया गया है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें किन किन चीज़ों को एक्चुअली मेनली जो होते हैं, जो अगर आपका गरीबी है क्यों है, तो मेनली 3 चीज़ होता है। एक आपको देखा जाता है, आपके इसको 3 पिलर्स होते हैं, 3 स्तंभ को देख करके इसको बनाया जाता है, इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। पहले क्या है कि आपका जो एजुकेशन यानी शिक्षा को लेकर के, फिर हेल्थ यानी स्वास्थ्य को लेकर के, उसके बाद आपकी लिविंग स्टैंडर्ड यानी आप अपने जीवन को जो क्या कह सकते हैं, उसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, यानी आपका रहने का जो जीवन का जो तरीका है, किस प्रकार से रह रहे हो, ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो क्या है, तो पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, ठीक है। चलिए, ये तो ये तीन हो गए, ये यूएनडीपी जारी करे या नीति आयोग जारी करे, लेकिन मेनली जो हम देखते हैं गरीबी को लेकर के, उसके तो 3 पिलर्स में यही आ जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन को आप किस तरह से जी रहे हैं, यानी आपका जो लाइफ स्टाइल क्या है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका क्या आ रहा है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, किस प्रकार से आप जीते हैं। तो ये 3 चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। अब उन्हीं 3 चीज़ों के तहत इसमें क्या किया गया है, 12 संकेत को लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो 12 संकेत हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ आ गया उसमें, तो देखा जाए तो पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, ये किस में आ जाएगा, आपके स्वास्थ्य में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पिलर से जो 12 संकेत को लिए गए हैं, वो संकेत कितने हैं, संकेत अगर पूछा जाए, इसके स्तंभ की बात की जाए तो 3 स्तंभ है, इसके 3 पिलर्स हैं जिसके तहत ये काउंट होता है। लेकिन अगर बात की जाए संकेत की, तो इसके 12 इसके संकेत हैं, ठीक है। क्या क्या है देख लेते हैं। पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मात्र स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते। एसडीजी के क्या हैं, 12 संकेत हैं। किसके हैं, एसडीजी के 12 संकेत हैं। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसा ना हो कि आप लोग इसको स्किप कर दें, ठीक है। ये एसडीजी के 12 संकेत हैं, यानी नीति आयोग ने जो आपका एक रिपोर्ट जारी किया गरीबी को लेकर के, उसमें एसडीजी के ये 12 संकेत हो गए, ठीक है। यानी बिजली, पानी, बैंक खाता आपका, और बोला जाए तो आवास या मातृ स्वास्थ्य क्या है, स्कूली शिक्षा में जो कितनी उपस्थिति है, कितने बच्चे आ रहे हैं, इस तरह से सभी चीज़ों को लिया गया है। भारत का बहुआयामी गरीबी का जो परसेंटेज है, ठीक है, 2015-16 में कितना था, 24.85, कितना था, 24.85 से ये घटकर कितना हो गया है, 14.96% हो गया है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट बहुत ही सही है ना। कहाँ, 24.85 यानी करीब करीब 25%, और यहाँ पर है 14.96 यानी करीब करीब 15%। तो देखा जाए तो ये 25% है और वो कितना है, 15% है। तो इसमें 10% की क्या हुई, इम्प्रूवमेंट हो गई है ना, अप्रोक्स 10% की, क्योंकि 9 समथिंग कुछ परसेंटेज आएगा तो आप उसको कह सकते हैं कि अप्रोक्स लगभग 10% का यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर शहरी क्षेत्रों की तुलना में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी जो है तेजी से घटी है। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शहरी क्षेत्रों के तुलनात्मक क्या हुआ है, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी जो है वह तेजी से घटी है, ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से घटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से घटी है। दूसरा क्या है, यूपी में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लगभग 3.43 करोड़ लोग जो हैं बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ये आपके यूपीपीसीएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है।
या जब एसे का मेंस में जब एसे लिख रहे हो तो वहाँ पर इस तरह से कुछ ऐसा कुछ रहता है, एसे में भी कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जहाँ कि आपकी गरीबी और आपकी मतलब एजुकेशन वगैरह को लेकर के जोड़ा जाता है। तो वहाँ पे भी आप ये दे सकते हैं कि वर्तमान में जो है यूपी में जो देखा जाए तो गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 3.43 करोड़ लोग जो हैं इससे क्या हो गए हैं, बाहर आ गए हैं। तो करीब कितने लोग बाहर आए हैं, 3.43 करोड़ लोग, ओके, बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेजी से जो कमी आई है इस अनुपात में वो क्या होगा, यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा और राजस्थान में दर्ज की गई है। ठीक है, यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा और राजस्थान में दर्ज की गई। अब यूपी आया है तो जाहिर सी बात है कि बिहार तो आएगा ही, उसके पीछे पीछे है ना, उसके आगे पीछे ही चलता है, बिहार यूपी का तो यही हाल है। चलिए, तो 2015-16 और 2019 से 20 के बीच में एमपीआई मूल्य जो है, अगर मूल्य की वैल्यूज की बात की जाए तो कितना है, 0.17 से लगभग आधा होकर के 0.06 ये हो गया है। कितना हो गया है, 0.06 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है, 0.6 हो गया। मैंने अभी आपको बताया था वहाँ पे कितना दिया है, 24 पॉइंट समथिंग, 24.85% से 14.96%, यानी 25% से 15%। अगर उसकी वैल्यूज को देख लिया जाए, वैल्यूज में लिया जाए तो 0.11 है और वहाँ पर 0.06 है, ध्यान रखिएगा। ओके, हो गया। गरीबी की तीव्रता जो है 47% से घटकर कितनी हो गई है, 44% हो गई है। ओके, 47% से घटकर 44% ये हो गई है। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूज क्या है, बिमस्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड के कहाँ शुरू की गई है, बैंकॉक में। बिमस्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, थाईलैंड के बैंकॉक में शुरू की गई है। ओके, थाईलैंड के बैंकॉक में। देख लेते हैं थोड़ा सा इस न्यूज को भी। थाईलैंड के बैंकॉक में बिमस्टेक की बैठक, तो ध्यान ये रखना है कि बिमस्टेक की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, थाईलैंड के बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में। चलिए, अब न्यूज देखते हैं। बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्री कब, ये कौन सी है, बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की है। ठीक है, ये पहली है, ये पहले विदेश मंत्रियों की बैठक है जो कि बैंकॉक थाईलैंड में यह शुरू हुई है। भारत की विदेश मंत्री, अब विदेश मंत्रियों का है तो जाहिर सी बात है कि उसमें विदेश मंत्री ही शामिल होंगे। तो भारत की विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है ना, एस जयशंकर है। बाकी जो इसकी बिमस्टेक के सदस्य देश है उसके विदेश मंत्री होंगे। क्लियर। अब इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं ये आपको भी आगे मिल जाएगा, देखते हैं। अब आते हैं बिमस्टेक के ऊपर। बिमस्टेक के ऊपर इसकी स्थापना कब हुई थी, बिमस्टेक की स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 97 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। बहुक्षेत्रीय, इसका फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो क्या है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिकी सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ओके, बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। यानी बिमस्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। ओके, एक रीजनल मल्टी, आप बोल सकते हैं कि मल्टीपर्पज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके बारे में, और इसके बारे में और क्या है देखते हैं। दुनिया की लगभग 22% जो आबादी है बिमस्टेक के 4 सदस्य देशों में रहती है। दुनिया की कितनी, 22% आबादी जो है बिमस्टेक के 4 सदस्य देशों में। आखिर इसको बंगाल की खाड़ी का क्यों, वहाँ पे मेंशन था ना कि बंगाल की खाड़ी का जो पहल बोला गया, क्यों बोला गया है। आप यहाँ देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल, यहाँ आप देख रहे हैं बे ऑफ, यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, ये बे ऑफ बंगाल ये दिख रहा है। तो क्यों बोला गया है, चलिए देख लेते हैं। तो बिमस्टेक के 4 सदस्य देशों में रहती है 22% आबादी। इसकी संयुक्त जो जीडीपी है 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। अब बात आते हैं कि इसके बिमस्टेक के जो सदस्य देश आखिर वो हैं कौन कौन से। बांग्लादेश है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल से इसका भी टच हो गया। फिर है भूटान, ओके, भूटान का टच तो नहीं है। फिर है भारत, भारत का आप देख ही रहे हैं बंगाल की खाड़ी से टच। फिर है म्यांमार, म्यांमार का देखिए ये भी क्या कर रहा है, ये भी टच कर रहा है बे ऑफ बंगाल। उसके बाद आता है आपका नेपाल, नेपाल का टच नहीं है, भूटान और नेपाल का टच नहीं है। उसके बाद है श्रीलंका, ओके, श्रीलंका का टच आप देख ही रहे हैं। और थाईलैंड, थाईलैंड की टच यहाँ नीचे, थाईलैंड ये आपको दिख रहा है। इसके कौन कौन से सदस्य देश हो गए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश है,
म्यांमार, मतलब जितने सदस्य देश हैं उसके नाम ही यहाँ पर क्या किए गए हैं, आपको इमेज में शो किया गया है, जितने सदस्य देश हैं। यानी टोटल कितने इसके सदस्य देश हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बिमस्टेक में टोटल सदस्य देश कितने हो गए, 8 हो गए। और बिमस्टेक का गठन कब हुआ था, 97 में हुआ था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके जो इस तरह से हैं आप देख ही रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। और अभी इसका पहला विदेश मंत्रियों का जो बैठक हुआ है वो कहाँ हुआ है, थाईलैंड के बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स पे। क्या क्या है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत आईआईटी दिल्ली का परिसर जो है किस देश में खोला जाएगा, तो क्या होगा, यूएई में। ये दूसरा परिसर है जो देश से बाहर खोला जा रहा है, कहां पर, यूएई में। इससे पहले जो परिसर खोला गया वो कौन सा था, आईआईटी मद्रास। इससे पहले किस परिसर को खोला गया है, आईआईटी मद्रास। इससे पहले कौन सा था, आईआईटी मद्रास। और कहां पे खोला गया इस मद्रास को, कहां पर, तंजानिया के जंजीबार, तंजानिया के जंजीबार में। ओके, तंजानिया के जंजीबार में, इससे पहले वहां खोला गया जाएगा। कहां का आईजीआई एयरपोर्ट जो है 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो भारत का पहला जो हो कौन सा होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी कौन सा एयरपोर्ट बना है, वो दिल्ली का एयरपोर्ट बना है। कहाँ का आईजीआई एयरपोर्ट, कहाँ का आईजीआई एयरपोर्ट कहाँ का बना है, 4 रनवे वाला भारत का पहला। आईजीआई एयरपोर्ट का मतलब क्या हो गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इसको भारत का पहला एयरपोर्ट कहाँ बना है, दिल्ली। किस राज्य में ने क्या किया है, ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी तो गोवा करेगा, गोवा। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। किस राज्य में गजा कोथा अभियान जो है शुरू किया गया। गजा कोथा अभियान कहाँ शुरू किया गया, असम। और असम में ही एक रिफाइनरी है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और वो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ओके, असम में एक और ध्यान रखिएगा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ की है, यह असम की है, नुमालीगढ़। ओके, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी मैंने लिखा है शॉर्ट में। तो कहाँ की, असम की है। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा है। यहाँ पे अगर वार्षिक बोला जाए तो 3 मेट्रिक टन, ठीक है, 3 मेट्रिक टन यहाँ पर इसका क्षमता कितनी है, 3 मेट्रिक टन है ईयरली। किस मराठी अभिनेता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, रविंद्र महाजनी का। रविंद्र महाजनी का निधन हो गया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है, तो भारत ने किया है, भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्या है, किसने नोटबुक, ओके, नोटबुक KLM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है, नोट्स ऐप। तो ये क्या है, गूगल ने किया है। कौन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की कौन है, इरीना घोष। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है, फसाई के साथ समझौता किया है, फसाई। ओके, किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्रालय ने, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्रालय है और वो कर रहा है किसके लिए, तो सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए, इसलिए थोड़ा सा ये इसका ध्यान रखिएगा। फसाई के साथ इसने समझौता किया है, एग्जाम में गड़बड़ करके नहीं आएगा अगर आ गया तो। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल इसने 27 पदक जीता है। और भारत का पोजीशन भी अगर देखा जाए तो ये तीसरे स्थान पर, भारत किस पोजीशन पर है, भारत इस एथलेटिक्स में ये 3rd पोजीशन पर है, ठीक है, 3rd पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है। फर्स्ट कौन है, जापान। सेकंड कौन है, चीन, चाइना सेकंड पर है। ओके, कौन सी थी ये 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो टोटल इसने 27 पदक जीता है। आज पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर सावरकर, आज वर्ड नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आज नहीं रहेगा, ये आज।
पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इनके द्वारा क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो पीएम मोदी जी। और सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। ओके, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल जो है लॉन्च किया गया? किस केंद्रीय मंत्री, यानी केंद्रीय मंत्री कौन? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है, अमित शाह है ना, अमित शाह। तो इनके द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है? किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 विंबलडन का पहला खिताब जो अपना नाम जो किया है, इसने अपना पहला खिताब जीता है? कौन है? कार्लोस अलकराज, कार्लोस अलकराज ने। और इसने किसको हराया है? ये खिताब इसने किसको पराजित किया है? तो किसका नाम आ जाएगा? नोवाक जोकोविच को, ठीक है, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। ये क्या है? इनको हराकर जीता किसने है? कार्लोस अलकराज ने। इन्होंने जीता है किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को। छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा कब? 17 जुलाई से लेकर के 27 सितंबर के बीच में। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जुलाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब आते हैं हम लोग आज के एमसीक्यूज पर। भारतीय एथलीटों ने 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। तो कितने पदक जीते हैं? तो टोटल इसने 27 पदक जीते हैं। सोचिए, ऐसी होनी चाहिए कि क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, करंट अफेयर्स है ना, क्लास में ही याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस 5 मिनट्स रिविजन जरूर एवरीडे कर लिया कीजिएगा। तो भारतीय एथलीटों ने 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 27। और ये कहाँ हुआ है? एशियाई एथलेटिक्स जो है चैंपियनशिप, ये हुआ कहाँ पर है? ये कहाँ हुआ है ये चैंपियनशिप या एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ किया गया है एशिया एथलेटिक्स? तो ये हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड लिख लें, ठीक है, थाईलैंड। इसमें कितने पदक जीते हैं भारत ने? 27 पदक जीते हैं। और इसकी पोजीशन कितनी है? थर्ड पोजीशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन 18 जुलाई को डैश द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी हैं, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनिबू। इन्होंने क्या किया है? डैश के कारण एक आपातकाल की घोषणा की है। उसके पीछे क्या रीजन था? उच्च खाद्य कीमतें, ईंधन की ऊंची कीमतें, हिंसा, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि उच्च खाद्य जो है कीमतों के कारण इन्होंने क्या किया है? आपातकाल की घोषणा कर दी। किसने? नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनिबू ने। ओके, चलिए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-20 के बीच 15.5 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि आपसे पूछा गया है सही स्टेटमेंट कौन सा है। क्या ये सही है? नहीं। कितने करोड़ लोगों को निकाला गया है? 13.5। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13.5। ये कितना है? ये आंकड़ा कितना है? 13.5 का। ओके, 13.5 है ये आंकड़ा। नेक्स्ट है, इस नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? बिमस्टेक की पहले विदेश मंत्रियों की जो बैठक है किस शहर में आयोजित की गई है? फर्स्ट है नई दिल्ली, सेकंड बैंकॉक, हैदराबाद, कोलंबो। तो बिमस्टेक की जो पहली विदेश मंत्रियों की बैठक है वो कहाँ की गई है? बैंकॉक में, बैंकॉक। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, ओके,
CS। ओके, सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सहकारिता मंत्री किसके द्वारा किया गया है? सहकारिता मंत्री कौन? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन? अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुमानित व्यय से अधिक के कारण ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया राज्य है उसको राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं करेगा। तो पूछा है किस राष्ट्रमंडल खेल की वो मेजबानी नहीं करेगा, तो किसकी नहीं कर रहा है वो? 2024, 2025, 26, 27। तो ये 2026 की जो है यह मेजबानी नहीं करेगा। कब? क्योंकि प्रत्येक 4 साल में होता है राष्ट्रमंडल खेल, होता कब है? प्रत्येक 4 साल में। तो 2018 में हुआ है, 2022 में हुआ है और नेक्स्ट होगा 2026 में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसकी मेजबानी वो नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या है? ड्रग तस्करी है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। ठीक है, ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। इन्होंने क्या किया है? ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। चीन ने किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन, जिसमें कि तरल ऑक्सीजन का उपयोग भी किया जाएगा। कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया है? न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में जापान, कनाडा, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये क्या कर रहा है? औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP, TPP। ओके, इसमें यह शामिल हो गया है। कौन? यूनाइटेड किंगडम। तो ये हो गया आज की क्लास का हमारा कुछ इश्यूज हो गए, वन लाइनर फैक्ट्स हो गए और आपके पास MCQs हो गए। रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगी क्लास के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और आप लोग कमेंट करके बताइए तो मुझे कुछ समझ में भी आएगा कि हाँ और इसमें क्या चेंजिंग किया जा सकता है। ओके, अपने अपने एक सुझाव जरूर दें। कोई भी आपको अपने विचार देना हो तो जरूर बिल्कुल बेशक आप लोग बताएं। इससे थोड़ा क्लास के लिए सही रहता है। कमेंट्स आने से ये पता चलता है कि हाँ चलो इसमें किस प्रकार के सुधार की भी आवश्यकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।